ओके फाइन. सो गुड इवनिंग. चैप्टर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इसमें सबसे पहला है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ ए फ्लूइड प्रेशर विथ डेप्थ. एज डेप्थ इंक्रीजेस दैट्स अ चेंज इन द प्रेशर. अब हमें यहाँ पे पता है कि एज पर द पास्कल्स लॉ हमने ऐसा समझा हुआ है कि जो लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड के अंदर आपने उसको रखा है, दैट एक्सर्ट द प्रेशर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. मतलब आपने वो ट्रायंगल वाला फिगर याद होगा, तो वहां से प्रेशर, यहाँ से प्रेशर, और हर एक जगह से वो प्रेशर जो है वो सेम लगाता था. ऐसा हमने कुछ समझा था. तो यहाँ पे बताया गया है कि हेंस एक्सप्लेन हाउ इज द पास्कल लॉ अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी. मतलब अगर कहीं पे ग्रेविटी है तो उसकी वजह से पास्कल लॉ कैसे इफेक्ट करता है. अब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है उसको एकदम ध्यान से देखिएगा, जहां पे आपको इस फिगर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है. अब इस फिगर में यहाँ पे दिखाया गया कि ऊपर जो लिक्विड है दैट एक्सर्ट द प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन Pa. अब ये ऑब्जेक्ट का अपना वेट फोर्स होगा दैट इज आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये एरो अगर आप देखोगे तो क्या नोटिस हो रहा है? ये एरो, प्रेशर है सर। हाँ, ये एरो ऐसा बताता है कि यहाँ पे एरो छोटा है, धीरे 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 एरो बढ़ रहा है. दैट समथिंग इज इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा हूँ, शायद कुछ वैल्यू चेंज हो रही है. यहाँ पे देखा जाए तो एच जितनी हाइट में उसमें वेरिएशन आ रहा है, और नीचे वाला लिक्विड है वो ऊपर की डायरेक्शन में प्रेशर दिए जा रहा है. तो आपका फोकस तीन चीजों पे होना चाहिए, तीन एरो पे होना चाहिए. पहला, P1 नीचे, Mg नीचे और P2 ऊपर. अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि दिस ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, तो हमें क्या बताना? प्लस Mg इज इक्वल्स टू P2. पर नहीं मैं बता सकता. क्यों? तो कि ये दोनों प्रेशर की क्वांटिटी है और ये वेट फोर्स यानी फोर्स है. अगर मुझे सब कुछ फोर्स में कन्वर्ट कर देना हो तो क्या करना पड़ता है? तो कि सब कुछ अगर मुझे फोर्स में कन्वर्ट कर देना हो तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? एरिया. बिकॉज याद करिए, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया. तो एज पर द सेकंड चैप्टर हमने ऐसा समझा हुआ है कि अगर मैं फोर्स में कोई वैल्यू ऐड करना चाहता हूं तो दैट शुड बी आल्सो फोर्स. तो फोर्स प्लस फोर्स इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए? फोर्स ही फोर। होना चाहिए. आई होप यू रिमेंबर दिस पॉइंट. अब क्या? तो कि अब यहाँ पे ऐसा समझा जा सकता है कि यहाँ पे ये जो प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे जो वेट फोर्स लग रहा है, ये दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है. ये P2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है. अब यहाँ पे इसमें भी एरिया है. अब मैं क्या करता हूँ तो कि एक छोटा सा आइडिया लगाता हूँ. मास इज इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे डेंसिटी के टर्म में उसको कन्वर्ट करना है. तो मास इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं आप? तो कि हम कह सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी. ऐसा मैं कह सकता हूँ. एरिया कॉमन ले लो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ P2 माइनस P1. तो क्या, हाँ लिख सकते हैं ऐसा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे वॉल्यूम मतलब किसका वॉल्यूम? तो कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए जितना है, कितनी हाइट तक ये है? तो कि एच हाइट जितना है. तो मैं वॉल्यूम की जगह पे लिख सकता हूँ एरिया इंटू हाइट. एरिया इंटू हाइट इंटू जी एंड P2 माइनस P1. लो, हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म. एरिया एरिया कैंसल, प्रेशर डिफरेंस का मुझे यहाँ पे फॉर्मूला मिला एच रो जी. यानी ये ऐसा समझाता है कि नीचे प्रेशर कुछ ज्यादा होगा, ऊपर प्रेशर कुछ कम होगा. जैसे जैसे हाइट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा. अगर मैं यहाँ पे ऐसा कह दूं कि ये कंटेनर कोई लिक्विड में नहीं पर यहाँ ऊपर सरफेस के ऊपर होता, मतलब वो एयर के कांटेक्ट में होता, तो मैं यहाँ पे ऐसा कह देता P1 इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और P2 इज इक्वल्स टू, अगर P होता तो मैं फॉर्मूला लगा देता P इज इक्वल्स टू PA प्लस एच रो जी. ओके. और अगर मैं P माइनस PA कहता तो उसको मैं कहता गॉस प्रेशर. दैट इज कॉल्ड एज एच रो जी. तो इसके लिए समझना क्या था? तो कि पहला पॉइंट, ऊपर लिक्विड प्रेशर देता है ऑब्जेक्ट के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में. दूसरा, नीचे का लिक्विड प्रेशर लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज अ P2.
और ऑब्जेक्ट का अपना वेट फोर्स होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट फोर्स कहाँ होता है? ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैंने ये जो इक्वेशन फॉर्म किया उसके पीछे मेरा एक ही बेस था, P1 डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड एंड P2 अपवर्ड। तो दो डाउनवर्ड वाली क्वांटिटी को ऐड किया विच इज इक्वलेंट टू अपवर्ड वाली क्वांटिटी। मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दिया, वॉल्यूम को एरिया इंटू हाइट कर दिया, बस मेरा फॉर्मूला रेडी हो गया। तो फिगर बनाकर ये जो लिखते हैं वो वही लिखते हैं जो हम समझते हैं। एग्जाम में भी अगर आपको लिखना है तो देयर इज नो नीड टू स्टार्ट अ लाइन एज शोन इन फिगर, कंसीडर अ लिक्विड एट रेस्ट इन ए कंटेनर। तो ऐसा नहीं होता है फिजिक्स के अंदर, एज शोन इन फिगर देयर इज अ कंटेनर रेस्ट इन अ लिक्विड, देयर इज अ कंटेनर, नहीं होता है ऐसा। ऐसा हुआ करता था लैंग्वेज की पोएम्स में, इंग्लिश के स्टांजा में। ओके, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है। ओके, और ये दूसरा भी आपका साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स है, तो फिजिक्स को फिजिक्स की तरह समझिए। आपको क्या दिख रहा है? तो कि वी कैन सी वन कंटेनर, तो कि यस, वो कंटेनर किससे भरा हुआ है? तो कि फ्लूइड्स मींस फ्लूइड से भरा हुआ है। क्या लिया है? तो कि कंटेनर लिया है। कैसे शेप का दिख रहा है? तो कि सिलेंड्रिकल दिखता है। उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो कि एरिया इनटू हाइट वॉल्यूम देता है। लिक्विड के अंदर रखा है तो क्या? हाँ, लिक्विड ऊपर से प्रेशर लगाएगा तो क्या? हाँ, नाम क्या देंगे? तो कि P1। नीचे से प्रेशर देगा तो क्या? हाँ, क्या नाम देंगे? तो कि P2। तो लो हो गया सेकंड पॉइंट। इमेजिन अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट और अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। आपको एलिमेंट वर्ड अच्छा ना लगे तो लिख दो इमेजिन अ सिलेंडर, नॉट अ सिलेंड्रिकल एलिमेंट। इमेजिन अ सिलेंडर ऑफ द लिक्विड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड अ हाइट h। पर ये पूरा स्टेटमेंट अलग चीज कहता है कि मान लो ये लिक्विड के अंदर हम ऐसा एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट यानी सिलेंड्रिकल पॉइंट इमेजिन करते हैं, तो इसलिए उसका स्टेटमेंट ऐसा बना P1 and P2 that's to be a liquid pressures at the top point 1 and bottom point 2 respectively। आप उसको सिंपल लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हो। कंसिडर पॉइंट P1 at one point and point P2 at the another point। खत्म हो गई बात। तो जरूरी नहीं होता है फिजिक्स में यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज किया है आप परफेक्ट वैसा ही लैंग्वेज यूज करें। हाँ, नोट्स को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द बेटर आइडिया, अच्छा रास्ता मिलेगा, पर आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ओके, तो फिजिक्स वो आपको फ्रीडम देता है, पर आप उसका एक गलत मतलब निकाल लेते हो कि हम कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे एरो देखकर ऐसा लिखा होता प्रेशर प्लस mg इज इक्वल टू P2, तो ये पॉइंट बताइए कहाँ पे गलत है? प्रेशर फोर्स के साथ नहीं मतलब ऐड हो सकता। हाँ, तो क्या वहां पे साइंस गलत है कि बस यहाँ पे इसके जैसा दिखा है वैसा नहीं लिखा वो गलत है? लिखा है वो। क्या साइंस सही है इसमें? क्या इसमें साइंस सही है, फिजिक्स सही है? क्या आप प्रेशर के अंदर फोर्स की वैल्यू को ऐड कर सकते हो? नो सर। नहीं। नहीं कर सकते। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। अगर क्या आपका मैथ्स आपको अलाउ करता है 1000 प्लस 10 इज इक्वल टू 0002? आपका मैथ्स अलाउ करता है? क्यों नहीं अलाउ करता है? क्यों? बरोबर तो किया 00 एज इट इज, 001112। क्या गलत किया मैंने? बरोबर तो किया कि नहीं किया? बरोबर नहीं। नहीं किया ना बरोबर, तो कहो नहीं किया बरोबर ऐसा। ओके, तो यहाँ पे ये नहीं चलता है। और आप ऐसा कहो नहीं वो नहीं खबर પડે તમને સર ના ખોટું કે આમ ના થાય। અરે પણ આપણી પાસે એના રીઝન્સ હોય કેમ ના થાય। we can say that sir this is a ones position, this is a tens position, once that is add in the ones, tens only add in the tens। આમ તમે ગમે ત્યાં લખીને ગમે ત્યાં એડ કરો તો એવું ના ચાલે બોસ। ओके, पर हमें ये शायद वर्ड्स नहीं पता है। हाँ पता है पर काफी टाइम हो चुके, हम भूल चुके उसको, तो इसलिए हम बस मान लेते हैं कि हाँ गलत है। पर क्यों? तो यहाँ पे फिजिक्स आपको फ्रीडम देता है कि आप जानिए समझिए कि क्यों गलत होता है। अगर कुछ सही है
तो क्यों सही होता है, आप उसको समझिए। ओके, वही चीज यहाँ पे समझाई कि दो जगह पे फोर्सेस लगे। पहला फोर्स, तो फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर ऑन द टॉप, then second on the bottom, and third, that is a weight force. पहला force pressure into area downward direction में, this is upward directions, and the last one mass into density, mass into g, mass का मतलब volume into density। तो देखिए यहाँ पे जो अभी समझा, जो यहाँ पे समझाया, एग्जैक्ट वही का वही यहाँ पे पॉइंट हमें मिल रहा है। ओके, एफ प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू F2, यानी फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करके हमें फोर्स मिल सकता है। तो वहां से आपको प्रेशर का डिफरेंस मिल गया, ये देखो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू H रो जी, और हमने यहाँ पे भी वही लिखा था, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू H रो जी। ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ पे सेम टू सेम है, तो वो हमें पता चलना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिजिक्स जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन अस, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। देखो अब मैंने यहाँ पे एजम्पशंस लिए थे, तो P माइनस पी को H रो जी कहते हैं, तो यहाँ पे बताया जाता है पॉइंट वन दैट इज टू बी लिक्विड सरफेस विच इज इन ओपन टू द एटमोस्फियर। अगर ओपन टू द एटमोस्फियर होगा तो वहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एंड द लिक्विड प्रेशर इज द सेम एट ऑल पॉइंट एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। मतलब क्या, तो कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक कंटेनर लेता हूँ, इस बात को ध्यान से समझने का ट्राई करिएगा। अगर मैं यहाँ से ये एक हाइट लेता हूँ, तो यहाँ 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 हर एक पॉइंट पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पर जैसे मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा, या तो मैं यहाँ से और नीचे जाऊँगा, तो जैसे जैसे मैं नीचे चलता जाऊँगा वैसे वैसे प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। So that pressure at any point inside the fluid depends on the depth h. As h increases, pressure increases. Absolute यानी सिर्फ P at a depth h below the liquid surface open to the atmosphere is always greater than the atmospheric pressure. Of course, atmospheric pressure में सिर्फ air है, जैसे आप liquid में जाते तो वहां पे liquid का अपना pressure होता है। Okay, and that's why we can also say that pressure is always greater than the atmospheric pressure. So the excess pressure यानी दो pressure का difference, that is called as a गॉस प्रेशर। यानी जो प्रेशर डेप्थ h पे है और जो एटमॉस्फेयर में है, इन दोनों के डिफरेंस को नाम दिया गया गॉस प्रेशर। P2P माइनस P1 H रो जी। अगर मान लो वहां पे हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट करें, वैसे कर नहीं सकते हैं, करना ही पड़ेगा ग्रेविटी को तो कंसिडर, पर अगर मान लो हम मोमेंट के जैसा मान ले कि ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पे प्रेशर सेम लगेगा। So the pressure at all points inside the liquid is the same as the absence of gravity. मतलब हम वहां पे ऐसा मान के चलते हैं कि अगर हम ग्रेविटी को ना कंसिडर करें तो हर जगह पे प्रेशर सेम रहेगा। बट हमें ग्रेविटी कंसिडर करना ही पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ग्रेविटी को कंसिडर ना करो। तो ये जो पूरा का पूरा पॉइंट था वो आपको 2 या 3 मार्क में पूछा जाता है। नोट्स के थ्रू मैंने इसलिए आपको समझाया था कि नोट्स हो सकता है आपके पास हो, नहीं हो तो यहाँ से जब भी मैं समझाता हूँ तो आपके सामने वो रखा जाए, तो यू विल गेट द बेटर आइडिया कि मुझे यहाँ पे इतना 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 लिखना चाहिए। जनरली व्हाट हैपेंड कि अगर मान लो ये टॉपिक मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो क्या होता है कि इट्स समथिंग लाइक एज ए व्हाइट बोर्ड है, तो मैं लिखता हूँ प्रेशर ड्यू टू हाइट h। ओके, अब वहीं पे हमने एक कंटेनर ड्रॉ किया जो अभी वहां पे दिया हुआ था। अब ये जो कंटेनर था वहां पे एक लिक्विड फिल किया गया, तो यहाँ पे आप ऐसा भी ले सकते हैं या तो आप थोड़ा अलग भी ले सकते हैं कि मान लो ये, मैं ऐसा मान लूँ कि इसको ही मैंने कोई एक कंटेनर के अंदर रख दिया, चलो ऐसा भी तो मान सकते हैं, लाइक दिस। अब क्या, तो कि नाउ दैट एक्सर्ट द प्रेशर, ऊपर से आएगा प्रेशर P1, इसका अपना होगा वेट फोर्स नीचे, और मान लो यहाँ पे भी जो लिक्विड है वो भी लगाएगा प्रेशर P2। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो एरिया इनटू प्रेशर प्लस वेट फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर।
तो अगर मैं समझाता हूँ तो हर एक चीज़ को समझाते समझाते मैं तो यही पॉइंट्स लिखूंगा, बट वी हैव नाउ एडवांटेज कि आपके सामने आपका नोट्स है और यहाँ पे भी मैं स्क्रीन पे भी आपके साथ वही नोट्स शेयर कर सकता हूँ। तो हर एक लाइन हो सकता है कि इतना समझाने के बाद जब आप घर जाकर वो नोट्स देखते तो शायद कोई जगह पे क्वेश्चन होता, वैसे क्वेश्चन होता ही नहीं है। ओके, वही आपको एग्जैक्ट परफेक्टली समझ में आ ही जाता है। पर अगर मान लो कोई क्वेश्चन राइज होता तो भी हम यहाँ पे, अभी हमारा ऑनलाइन है तो हो सकता है कि वो एग्जैक्ट ना हम डिलीवर कर पाए, इसलिए हम नोट्स के पैरेलल ही आपको समझाते हैं। वैसे सभी के सभी पॉइंट्स है वो आपको पढ़ने के लिए होते हैं, पर मैं यहाँ पे क्यों पढ़ते पढ़ते समझाता हूँ, ताकि किसी का भी कोई भी पॉइंट मिसिंग ना हो। दैट इज द बेसिक पर्पस। आफ्टर दैट ये जो पॉइंट्स है 6 क्वेश्चन वो हम पूरा का पूरा कर चुके हैं, या तो ऐसा मैं कहूँगा कि ये पूरा का पूरा आपको रीड करना चाहिए। जैसे कि एसआई यूनिट क्या पता है, सीजीएस यूनिट क्या पता है, एटमॉस्फेरिक एटीएम किसको कहते हैं पता है, दैट्स अ 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कॉलम। इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? Excess, sorry, pressure exerted by 70 centimeter of Hg column. Okay, that is called as a 1 atmospheric pressure. हो सकता है आपने केमिस्ट्री में ये वर्ड सुना हो। क्या आपने सुना है ये 1 एटीएम एटीएम वर्ड सुना है? यस सर। नॉट टॉकिंग अबाउट जहाँ से पैसे निकलते हैं। वैसे उस एटीएम का मतलब क्या होता है पता है किसी को? ऑल टाइम मनी। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हाँ, दैट्स ग्रेट। अदरवाइज काफी सारे लोग कहते हैं ऑल टाइम मशीन, ऑल टाइम मनी। ओके, हर वक्त जब भी जाओ पैसा निकलता ही है। ओके, तो वहां पे ये केमिस्ट्री में सुना है एटीएम? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब कोई बताएगा, ताकि हमें पता काफी कुछ होता है पर फिजिक्स में है ना हमें मतलब नहीं पता होता है। सो आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट कि मतलब आप निकाले, मतलब बताए तो मजा आता है। प्रेशर का यूनिट। नहीं, मतलब मीनिंग, एटीएम का मीनिंग क्या? एटमॉस्फेयर। प्रेशर। तो यहाँ पे बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10⁵ पास्कल होता है। तो एनी आइडिया, एनी गैसेस की ये वैल्यू कैसे आती होगी? चलो एक हिंट देता हूं। अभी जस्ट हमने देखा ना प्रेशर का फॉर्मूला क्या भाई? फोर्स अपॉन एरिया। ओके, उसके अलावा ड्यू टू हाइट कौन सा फॉर्मूला पढ़ा हमने? ड्यू टू हाइट भी तो एक फॉर्मूला आया। रो एच रो जी। ओके, एच रो और जी। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा दिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब अभी बताया हिदायत ने, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है। अगर मान लो एटमॉस्फेयर में प्रेशर होता है तो क्या हमारे ऊपर वो प्रेशर लग रहा है, हाँ या ना? हाँ। ओके, तो क्या कभी हमें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने हमने ऐसे वो स्क्वीज कर दिया, हम ऐसे दबे दबे से हो गए, अरे यार प्रेशर लग रहा, ऐसा हुआ कभी? सर। तो ऐसा तो नहीं होता है। जैसे जैसे हम और हाइट पे चलते जाएंगे तो ऐसा होगा कि ड्यू टू प्रेशर हम थोड़े छोटे छोटे होते जाएंगे, ऐसा होगा? ऊपर से कोई ऐसे प्रेशर दे रहा है या तो टांग खींच रहा है, ऐसा होगा? नो सर। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपने सुना हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एक और वर्ड भी आता है जिसको हम कहते हैं, वो बायोलॉजी में आता है, आपके घर में भी किसी किसी को हो सकता है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। बायोलॉजी वाले ने शायद सुना हो, वैसे वो मेडिकल टर्म की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा आइडिया होता है। बॉडी जो है ना, ब्लड प्रेशर अगर आपने देखा हो तो कहीं पे, ओके, हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो करता है वो वेन्स के थ्रू होता है। इट इज लाइक ए ब्लड कॉलम, ऐसा कहा जा सकता है। ओके, और हमें पता है कि पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो कंटिन्यूसली होता रहता है। यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली ना 1.01 10⁵ पास्कल, उसके लिए इस फॉर्मूला का यूज किया गया, एच रो एंड जी। कितना एच लिया गया तो वो यहाँ पे बताते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यानी डेंसिटी है वो मर्क्यूरी का लेना है। तो 76 इंटू 10⁻², यानी मीटर में हो जाता। मर्क्यूरी जो है, ओके, उसका डेंसिटी होता है
13.6 इंटू 10⁻³ और g होता है 10। ओके, या तो 9.8 भी ले सकते हो। अगर आप इन सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको ये आंसर मिल जाता है। ओके, पर ध्यान रखने का ये 10 की 5 पावर में है, यहाँ पे 10⁻² है या 10⁻³ है, वैसे 10⁻4 भी हो सकता है, पर आपको उसको प्रॉपर 10 की पावर में कन्वर्ट करने का। ये सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी कहाँ से आया? तो उसके पीछे बहुत सिंपल सी बात बताई कि अगर मान लो आप एक कंटेनर लेते, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अगर इस कंटेनर को हम मर्क्यूरी से फिल कर देते और एक बॉटल या तो एक ऐसा यू शेप का ट्यूब लेते विच इज ऑल्सो फिल्ड विद द मर्क्यूरी, और आप एकदम उल्टा करके यहाँ पे रख देते, तो थोड़ा 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 मर्क्यूरी है वो नीचे आ जाता और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे जितना प्रेशर होता है ना, एग्जैक्ट वही प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता। तो ये कितनी हाइट है? तो कि यहाँ पे ऐसा एक्सटेंड किया गया कि वो 1 मीटर का ट्यूब था। ओके, और 1 मीटर का ट्यूब था, वहां पे कितनी हाइट तक मर्क्यूरी फिल्ड रहा? तो क्या 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी फिल्ड रहा। तो पूरी कहानी सबको पता होनी चाहिए, और ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमें टाइम, एक्चुअली इनफ टाइम हमें देना पड़ता है इन सभी बातों को सुनने के लिए। अब ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी ऐसे को एक्सपेरिमेंट से पता चला, ये सभी वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन आपको 1.01 10⁵ पास्कल दे सकता है। इन द मेटेरियोलॉजी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरे भी उसकी यूनिट है, एक को कहते हैं बार, मिली बार, टॉर, एटीएम, ये उसके अलग 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 नाम है। ओके, तो इसको याद रखना है, जैसे यहाँ पे बताया है। ऑल्सो मेजर्ड इन द टॉर, दैट्स नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट, टॉरिसिल्ली। आगे एक आएगा जिसका लॉ है, जिसको हम कहेंगे टॉरिसिल्ली। यहाँ पे बार कहा है तो टॉर का टॉरिसिल्ली, तो बार का बुरिसिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा साथ साथ जुड़ नहीं देने का। ओके, है तो है, इट इज कंसिडर एज ए इंडस्ट्रियल यूनिट। ओके, इंडस्ट्री में जब भी बात होती है तो इसके टर्म में होती है। ओके, तो ये यूनिट्स वगैरह जो है वो आपको याद होने चाहिए। चलो, इसके बाद 7th जो है वो बहुत ही सिंपल सी बात है। क्या कभी किसी ने रिवर फ्लो देखा है कहीं पे? रिवर का फ्लो आपको कैसा दिखता है? एकदम मूवमेंट वाला दिखता है, स्टेडी दिखता है, कैसा दिखता है? रिवर का पानी स्टेडी होता है कि मूविंग होता है? मूविंग। पर जब आप उस फ्लो को देखते हो तो क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि ये मूविंग है कि स्टेडी है? इट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। हाँ, मैं पूछ रहा हूं तो ऐसा ही कुछ आंसर देना ऐसा जरूरी नहीं है। देखा हो, अगर ऑब्जर्वेशन हो, सही हो चाहे गलत हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, बट आपका ऑब्जर्वेशन हो वो आप बता सकते हो। एक होता है रिवर का फ्लो, एक होता है दैट्स वाटर इन अ रिवर एंड वाटर इन अ पॉन्ड। पॉन्ड के अंदर पानी कैसा दिखता है और रिवर में कैसा होता है? सर रिवर में मूविंग होता है और पॉन्ड में स्टेबल। ओके, अब यहाँ पे वही चीज यहाँ पे वो समझाने का ट्राई करता है। क्या कभी आपने कहीं पे भी ऐसा देखा हुआ है कि रिवर का पानी कहीं से आता है और एक हाइट से जब गिरता है तो उसका मोशन क्या आप तो एकदम स्पीड बढ़ जाता है या नॉर्मल रहता है कि सेम रहता है? स्पीड बढ़ जाता है। हाँ, तो जैसे वो ऊपर से पानी गिरता है तो हमने एक नाम दिया हुआ है उसको। ऐसी कोई जगह है जहाँ ऊपर से पानी गिरता है तो हम क्या कहते हैं उसको? वाटरफॉल। वाटरफॉल, वाटरफॉल। मतलब ऊपर से पानी गिर रहा है। जैसे ऊपर से पानी गिरेगा उसकी स्पीड में क्या चेंज आएगा? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही एकदम से कभी भी कोई पानी का फ्लो बढ़ जाए तो उसको यहाँ पे एक नाम दिया है, उसको कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। दूसरा एक है स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन मतलब क्या? तो कि एकदम मजे से स्ट्रीम में जाता हुआ। इट हैपेंड कि अगर आप साबरमती रिवर को भी देखो, रिवर फ्रंट पे भी जाओ या कोई भी अलग अलग जगह कहीं पे अगर आप घूमते हो तो ऐसी कोई रिवर के पास से जाओ तो यू फील दैट
कि दैट इट्स अ काम रिवर, स्टेडी दिखता है। पर जैसे आप वहां पे हाथ रखो या तो ऐसा कुछ ट्राई करो तो पता चलेगा कि दिस इज नॉट स्टेडी। ओके, वो वहां से कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। दैट्स व्हाई ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी रिवर का पानी आप कभी भी पी सकते हैं, बिकॉज रिवर वाटर इज ए मोस्ट क्लीन वाटर। रीजन इज दैट कि जो पानी कहीं पे रुका हुआ है, लाइक वाटर इन अ पॉन्ड, ओके, तो वो पानी कुछ ही दिनों के बाद वो धीरे 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 बिगड़ने लगता है। ओके, तो वही चीज हमें यहाँ पे समझाते हैं। ये एक छोटे सी फिगर के साथ समझाया कि अगर मान लो ये कोई रिवर फ्लो होता, उसको हम भी यहाँ पे समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि अगर मान लो ये यहाँ पे पानी है वो फ्लो कर रहा है कुछ इस तरह से। ओके, अगर कहीं पे एरिया बड़ा है या तो कहीं पे एरिया छोटा है, पर फिर भी अगर मैं यहाँ पे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया देखूं तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से जब भी कोई वाटर यहाँ से पास होता है तो हर मोमेंट पे उसका स्पीड सेम ही होता है। ओके, अब यहाँ से जैसे वो यहाँ पे पास होगा तो हो सकता है एरिया बढ़ जाए या तो एरिया कम हो जाए, पर जितने भी पार्टिकल यहाँ से पास होंगे उन सब का स्पीड कैसा होगा? सेम। यहाँ से पास होंगे उन सबका कैसा होगा? सेम। तो वही चीज यहाँ पे बताई कि ए पे वेलोसिटी वी ए जितना, बी पे वी बी जितना और सी पे वी सी जितना। हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ तो आपको उसका डायरेक्शन पता चलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये एकदम स्टेडीली जाता है, धीरे 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 जाता है, तो उसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। और अगर मान लो कहीं पे आपने ऐसा देखा कि ये एंड नजदीक आया, ये एंड नजदीक आया, और ये जितना भी पानी था ना वो सब यहाँ पे जाता है। जब ये यहाँ से ओपनिंग में बड़ा होगा तो यहाँ पे इसका स्पीड कैसा हो जाएगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि छोटे वाले एरिया से एकदम से बड़े वाले एरिया में आता है। तो ये यहाँ पे ही समझाते हैं कि नॉर्मली ये स्ट्रीम लाइन, मतलब ऐसा वाटर लाइंस जैसा हमें दिख रहा था, पर जैसे कोई एरिया बढ़ता है तो वहां से एकदम से उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं टर्ब्यूलेंट फ्लो। और अगर आप पानी को इमेजिन कर सकते हो ऐसे लाइन के फॉर्म में तो उसको कहा जाता है ट्यूब ऑफ फ्लो। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो यहाँ पे बताया व्हेन द लिक्विड फ्लो सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ लिक्विड पासिंग अ गिवन पॉइंट मूव्स अलोंग द सेम पाथ। मतलब क्या? तो कि ए पॉइंट से पास होने वाले हर एक पार्टिकल का स्पीड एक जैसा हो तो उसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। अब हो सकता है ए पे जितना स्पीड हो वैसा ही बी पे हो, जरूरी नहीं है। पर हाँ, ये तो 100% श्योर है कि ए से जितने भी पार्टिकल पास होंगे उन सब का स्पीड सेम होगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। इट इज नॉट नेसेसरी कि ए पे जितना स्पीड है बी पे भी उतना ही स्पीड हो। बी पे जितना स्पीड हो उतना ही जरूरी नहीं कि सी पे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर इतना तो तय है जो भी पार्टिकल ए पॉइंट से पास होते हैं, जो भी पार्टिकल ए पॉइंट से पास होते हैं उन सब का स्पीड 110% एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे बताया है that every successive particle passes through the point A with a constant velocity VA that is directed along the tangent at A। मतलब उसका स्पीड ऑलवेज टेंजेंट की डायरेक्शन में रहेगा, और जितना पार्टिकल ए से पास होगा उन सब का वेलोसिटी सेम होगा, बी पे पास होता है उन सब का वेलोसिटी सेम होगा, और जो सी से पास होते हैं उन सब का वेलोसिटी भी सेम ही होगा। ओके, तो ये रीडिंग वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से पढ़ने का, अच्छी तरह से पढ़ने का। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेलिंग के साथ भी आपको बताया हुआ है। दूसरा, ट्यूब ऑफ फ्लो। इसको आप सिंपल सी बात अगर इमेजिन कर सकते हो तो ऐसा इमेजिन करिए कि एक ट्यूब है, लाइक सिलेंडर जैसा है, यहाँ से पानी गया और बाहर पानी आ रहा है। सिंपल सी बात, सिंपल। कहीं पे आपने वाटर टैंकर देखा हो, ओके, वो जो पानी लेकर जाते हैं ना टैंकर,
या तो आपने कभी वो पेट्रोल का टैंकर देखा हो, तो मान लो उसके साथ एक ट्यूब कनेक्टेड है और उसमें से जो फ्लो होता है, तो हम बहुत सिंपल सी चीज ऑब्जर्व करते हैं कि वहां पे आपको पानी का एक परफेक्ट फ्लो है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बताया है, वैसे ये 100% इमेजिनेशन है, ताकि हम कभी पानी को ऐसे लाइन के फॉर्म में नहीं देखते, हम उसको ऑलवेज बल्क फॉर्म में ही देखते हैं। So a bundle of streamlines forming a tabular region is called the tube of flow। मतलब क्या? तो कि पानी जो है उसको अगर आप एक इमेजिन कैसा करना है आपको, तो कि ट्यूब में से पानी निकलता है। अगर आपने कभी हो सकता है आपके घर में भी आप कोई भी जगह पे टैप ऑन करो, घर में वॉश बेसिन में या तो बाथरूम में कहीं पे भी टैप ऑन करो, अगर वहां पे पानी एक परफेक्ट फ्लो जैसा दिखता है, ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि उस टैप का स्पीड धीरे 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 आप कम करो ना, तो हो सकता है आपको पानी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी दिखे, और एकदम फुल स्पीड में पानी आए तो एकदम व्हाइटिश कलर का पानी हो, ऐसा भी हो सकता है। दैट नीड गुड ऑब्जर्वेशन। अगर वो आपका ऑब्जर्वेशन होता है तो ही आपको मेरी बातें पता चलेगी, अगर ऑब्जर्वेशन नहीं है तो ये सब कुछ बाउंस जाएगा। ओके, तो अगर मान लो आपने अब सा कभी ऑब्जर्व किया है कि नल में से जो पानी आता है, अगर हम उसका स्पीड थोड़ा कम करें तो हमें काफी ट्रांसपेरेंट पानी दिखता है। बड़े रेस्टोरेंट्स, होटल्स वगैरह में आप जाते हैं तो वहां पे जो नल में से पानी आता है उसका फ्लो जो है ना, एक बहुत ही मजेदार होता है, मजा आता है देखने में अपने को। क्यों? तो कि एक बल्क के फॉर्म में आता है वहां पे पानी। ओके, so here they explain the no fluid can cross the boundaries of a tube of flow and the flow tube behaves as a somewhat like a tube। तो बात एक ही बताते हैं यार, ट्यूब ऑफ फ्लो मतलब क्या? ट्यूब में से जो पानी निकलता है वो एक परफेक्ट, ऐसा आप मान के चलिए कि पानी का ही एक ट्यूब है वो बना हुआ है। एंड द टर्बुलेंट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, जैसा मैंने कहा कि वेलोसिटी रैंडमली इंक्रीजेस, और वो अपनी कोई सर्टेन वेलोसिटी को क्रॉस करके, ओके, जैसे ही पानी को एक लेवल से दूसरे लेवल पे आप लेकर जाते हैं, कोई एक हाइट से पानी नीचे गिरता है तो एकदम से उसका स्पीड बढ़ जाता है, उस टाइप के फ्लो को कहा जाता है टर्बुलेंट फ्लो। जो जनरली रैंडम टाइप का वेलोसिटी होता है, इरेगुलर होता है, कभी स्पीड ज्यादा हो जाए कभी स्पीड कम हो जाए, वैसा होता है, तो वहां पे कोई परफेक्ट क्लियर कट स्पीड नहीं होता है। Okay, and then after that some properties of a streamline flow, जो पढ़ने के लिए है, आप पढ़िएगा, परफेक्टली पता चल जाएगा। उसी के क्वेश्चन जैसा एक और ये क्वेश्चन है जो भी परफेक्ट रीडिंग वाला है, पर जो भी क्वेश्चंस रीडिंग वाले हो, आई ऑलवेज सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स कि पढ़ने के बाद आप उसको एक बार लिखिए और लिखने के बाद एक और बार पढ़िए, उसके बाद आपको कभी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहती है। सो यू हैव टू फॉलो द पैटर्न, सबसे पहले उसको पढ़िए, उसके बाद एक बार लिखिए, और एक बार लिखने के बाद फिर से उसको पढ़िए। यू विल रियलाइज कि इसमें कौन कौन सी लाइन काम की है और कौन कौन सी लाइन सिर्फ दी हुई है, पर उसके लिए ये काम करना पड़ता है। अगर आलस आती है, नहीं मजा आता है, थक जाते हैं, बोर हो गए, तो ये नहीं काम करेगा। ओके, पढ़ना है तो एक बार पढ़ो, लिखना है एक बार लिखो, और बोला है कि फिर से एक बार पढ़ो, तो हर एक चीज परफेक्ट दिमाग में सेट हो ही जाती है, अगर आपने लेक्चर को सही सही तरीके से सही सही ढंग से सुना है तो। नाउ नेक्स्ट, what is a laminar flow of a liquid and distinguish between the velocity profiles of a non-viscous and viscous liquids। तो अब यहाँ पे ऐसा समझाया जाता है कि लैमिनार यानी क्या, तो एक प्लेन जैसा। अगर आप कभी ऑब्जर्व करें कि जो पानी का फ्लो पाइप में से आता है और जो पानी ऐसे फ्लोर पे गिरा हुआ होता है, क्या वो सेम होता है कि डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है। ट्यूब में से जो पानी फ्लो करता है उसका फ्लो आपको अलग दिखता है, और जो पानी फ्लोर पे गिरा हुआ है वो अलग दिखता है। फ्लोर पे गिरा हुआ है वहां पे प्लेन है, दैट्स कॉल्ड एज ए लैमिनार फ्लो। ओके, मतलब सरफेस पे जो फ्लो करता है, और वो पानी यहाँ पे स्प्रेड हुआ है। पर ट्यूब में से जो पानी है वो एक परफेक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही पास हो रहा है।
So when the velocity of the flow of a liquid is less than the critical velocity, तो of course जो पानी फ्लोर पे गिरा हुआ है वो बहुत स्पीड में आगे नहीं बढ़ता है. ओके, जस्ट इमेजिन दैट कि पानी मैंने यहाँ पे फ्लोर पे गिरा दिया ऐसे ही गिलास, और वही ग्लास का पानी मैंने कोई ट्यूब के थ्रू फ्लो करवाया तो वहां पे स्पीड अलग रहेगा. द लिक्विड फ्लोज स्टेडीली, यानी धीरे धीरे जाएगा. सो ईच लेयर ऑफ द लिक्विड स्लाइड्स ओवर द अदर, मतलब पानी ऐसे लेयर वाइज फ्लो करता है ना, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है. अगेन दैट मीन्स अ गुड ऑब्जर्वेशन. ओके, पानी धीरे 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 आगे बढ़ता है ऐसा दिखेगा. कभी फ्लोर पे पानी गिरा हो तो देखा ना, तो आप ऑन द स्पॉट अगर आप उसको साफ ना करो ना तो यू फाइंड इट कि पहले पानी थोड़े एरिया में था, धीरे 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 पानी का एरिया फैलता गया और वो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है. तो वे सरप्राइज कि यार ऐसे कैसे हुआ, क्यों? तो क्या हो सकता है पीछे से पानी धीरे 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 आगे बढ़ रहा हो. ओके, तो अल्टीमेटली वो धीरे 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 वो स्प्रेड होता जाता है. एंड वेलोसिटी ऑफ नॉन विस्कस, या किसी ने ये वर्ड सुना है विस्कस एंड नॉन विस्कस? क्या होता है इसका मतलब? केमिस्ट्री में थोड़ा सा आ चुका हो शायद. वैसे यहाँ पे बताया है दोनों टाइप, एक होता है विस्कस और एक होता है नॉन विस्कस. बताएंगे कोई विस्कस नॉन विस्कस क्या होता है ये एग्जैक्टली? ओके, विस्कस यानी विस्कोसिटी. क्या आपके घर में हनी है? हनी किसी के घर में हनी देखा है? हनी, अच्छा. ऑयल देखा है? ऑयल, ऑयल. घी देखा है? घी. पानी देखा है? पानी. क्या बात करते, सब कुछ देखा हुआ है. क्या कभी आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि एक प्लेट लेकर एक चम्मच थोड़ा सा हनी गिराइए, उसके बाजू में थोड़ा सा ऑयल गिराइए और थोड़ा सा वहां पे पानी गिराइए, तो आपको तीनों का फ्लो सेम दिखेगा कि अलग अलग दिखेगा? अलग अलग. अलग या अलग अलग होगा? स्पीड उसका फ्लो करने. ओके, किसका स्पीड स्लो होगा? हनी. हनी का सबसे स्लो. हनी. क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हनी का फ्लो थोड़ा सा ऐसा होगा कि एक लेयर थोड़ा जा रहा है ऊपर का Yes, लेयर sir. एज इट इज है, तो ऊपर का लेयर जा रहा है वो धीरे धीरे नीचे के लेयर को भी लेते जा रहा है, यस सर. मतलब उसको कोई जल्दी नहीं है कहीं पहुंचने की. ओके, पानी को बहुत जल्दी होती है, फटाफट पहुंच जाता है, पता नहीं पहुंच कर क्या करना है पर बस पहुंच जाता है. और ऑयल में जनरली ऐसा होता है कि वो सबको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट साथ साथ लेकर चलता है. वो आगे तो बढ़ता जाता है पर पीछे कुछ ज्यादा पार्टिकल्स नहीं छोड़ता जाता है. ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात समझाई कि नॉन विस्कस, वैसे पानी जो है ना वो नॉन विस्कस है, बाकी ऑयल है, हनी है, ओके, घी है, दैट्स मोर विस्कस. जहां पे दो लेयर के बीच में फ्रिक्शन हो, ओके, ऐसे लिक्विड को विस्कस लिक्विड कहा जा सकता है. So the non-viscous liquid, the velocity of all the particles at any section of a pipe is the same. मतलब एकदम मस्त तरीके से फ्लो करता हो, जहां पे कोई लेयर वाइज समथिंग लाइक दैट कि कोई आगे कोई पीछे ऐसा ना हो. That's what is a non-viscous, and water is a non-viscous. Viscous fluid, that's through the pipe, the velocity of layer at the axis is maximum. मतलब यहाँ पे ज्यादा होगा, and as you go towards the wall, the velocity decreases as we go towards the wall of the pipe and becomes zero. मतलब क्या होता है कि अगर पाइप में से पास होता है तो जो भी पार्टिकल पाइप के पास है ना वो बेचारे ऑलमोस्ट स्टेडी होंगे. फ्लो है वो सेंटर वाले को ही ज्यादा होता रहता है और वो ऑलमोस्ट इस तरह से पानी गिरता है, ऐसा हमें देखने को मिल सकता है. वही चीज यहाँ पे एक छोटे से क्वेश्चन से समझाना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब एक छोटा सा आइडिया कि अगर मान लो ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, दोनों से अगर मैं सेम पानी एंटर करवाऊं तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो, यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो, तो कोई आइडिया देंगे v1 और v2 का क्या रिलेशन होगा? कौन छोटा कौन बड़ा होगा कि और सेम होगा v1 बड़ा होगा? क्या रीजन है? क्योंकि उसमें से ज्यादा पानी निकलेगा ना एक टाइम पे. नहीं, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा.
मान लो मैंने दोनों के अंदर 1-1 लीटर पानी एंटर करवाया, तो दोनों में से पानी निकलेगा कितना? एक एक लीटर। अच्छा, अगर और पानी डालूंगा तो क्या निकलेगा? पानी। मतलब डेंसिटी चेंज नहीं होने वाला है, अभी आपको लग रहा है, पर आगे जब क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे ना तो हम लिखेंगे ρ1 इज इक्वल टू ρ2, डेंसिटी सेम है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि यार डेंसिटी कैसे सेम है। अरे यार पानी डालेंगे तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा ना, तो डेंसिटी सेम रहेगा। यहाँ पे दोनों में अलग अलग क्या दिख रहा है? क्या अलग अलग दिख रहा क्रॉस है? सेक्शन एरिया। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो वहां पे वेलोसिटी कैसा होगा? कम। कम होगा कि ज्यादा होगा? चलो फिर से सिंपल सा आइडिया, अगर आप इंजेक्शन देखा हो, इंजेक्शन देखा है कभी? बहुत मजेदार होता है, हाँ? लिया है कभी? तो और मजा आता है। हाँ। ओके, तो इंजेक्शन के आगे अगर निडल ना लगाए और लिक्विड को बाहर निकाला जाए, और आगे अगर आप निडल लगाकर प्रेस करो, तो किसमें लिक्विड का फ्लो थोड़ा ज्यादा दिखता है? नीडल ना लगा। नीडल में सर नीडल ना लगाए। ओके, और ऊपर तक कौन सा लिक्विड जाता है? नीडल। तो जहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है वहां पे लिक्विड का फ्लो होता छोटा सा है, पर वो जाता बहुत ऊपर तक है। तो वही चीज यहाँ पे समझाने का ट्राई करते हैं कि जितना मास पहले एंड पे एंटर करेंगे उतना ही मास दूसरे एंड से निकलेगा, हाँ या ना? हाँ। मास का मतलब होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ρ1 मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। V2 यानी यहाँ पे V1 और V2 वॉल्यूम है, रो डेंसिटी है। अब वॉल्यूम का मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ। तो क्या कह सकते हैं एरिया दोनों का अलग अलग है। अब बस मैं लेंथ की जगह पे कहना चाहता हूँ जो लेंथ कवर किया होगा दैट डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं A1 इज इक्वल्स टू V1t एंड A2 V2t। यहाँ पे V1 और V2 वेलोसिटी है, यहाँ पे ये V1 V2 क्या थे? वॉल्यूम। वॉल्यूम थे। अब यहाँ पे दोनों का डेंसिटी सेम था इसलिए निकाल दिया, टाइम भी सेम है इसलिए वो भी निकाल दिया। तो यहाँ पे बनता है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। अब सोच विचार कर ध्यान से शांति से जवाब दीजिएगा। देखकर पता चल रहा है एरिया A1 बड़ा है, एरिया A2 छोटा है। A1 बड़ा है तो उसके साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ है वो V1 कैसा होगा? बड़ा। छोटा होगा। छोटा या बड़ा? सोचकर बताने का बहुत सिंपल सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट इन छोटा दोनों छोटा का होगा। मल्टीप्लिकेशन इक्वल है, राइट? A बड़ा है A1 तो V1 कैसा होगा? छोटा होगा। तो V2 कैसा होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो जिसका एरिया बड़ा उसकी वेलोसिटी कैसी? कम होगी। कम होगी। जिसका एरिया छोटा वहां वेलोसिटी कैसी होगी? ज्यादा। तो ज्यादा। अल्टीमेटली प्रोडक्ट ऑफ A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। उसको कहा जाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। क्या नाम दिया होगा उसको? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यू। आई होप इट्स क्लियर। आई बात समझ में पक्का? यस सर। यस सर। चलो तो देख लीजिए यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया बड़ा था, यहाँ एरिया छोटा है। डिस्टेंस ट्रैवल करना था उसको वेलोसिटी इनटू टाइम कह दिया। मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ। तो ρ1 और ρ2 ऑफ कोर्स सेम हो जाएंगे। क्यों भाई सेम हो जाएंगे? ताकि पानी डालेंगे तो क्या निकलेगा? पानी। ओके, तो उसी बेसिस पे हम कहते हैं A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 एंड दैट EV रिमेन्स कांस्टेंट। इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
क्लियर एवरीवन? Yes. आया समझ में? यस सर। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो यहाँ पार्ट 1 से क्वेश्चन कौन कौन से किए आज हमने? 5 से 5 से किया, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, जो आपको 2 बार लिखने हैं, एक बार पढ़ने का, फिर से उसको एक बार लिखने का, फिर से पढ़ने का। इससे करेंगे तो आपको सही तरीके से याद रहेगा। और टेस्ट कौन सा है आज? 11 चैप्टर पार्ट 2। हाँ, 11th चैप्टर पार्ट 2 यानी उसके न्यूमेरिकल्स। ऐसा था कुछ याद आया? बोला था मैंने टेस्ट का। यस सर। ठीक है, चलो। वैसे आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes